एंड स्टैटिस्टिकल मेथड, मैंने पहले भी बताया कि आप जब इन अप्रोप्रिएट स्टैटिस्टिकल मेथड्स यूज करते हैं, इन अप्रोप्रिएट जो डाटा कलेक्शन सॉफ्टवेयर हैं उनको यूज करते हैं, या फिर इन अप्रोप्रिएट सैम्पलिंग डिजाइन यूज करते हैं, अब ये जो सब सैम्पलिंग है या स्टैटिस्टिकल मेथड्स हैं, इनको कहाँ पे आपने डिसाइड करना होता है? इनको आपने डिसाइड करना होता है जब आप फर्स्ट ऑफ ऑल अपना रिसर्च प्लान डेवलप कर रहे होते हैं। अपने प्रॉब्लम को सिलेक्ट करने के बाद आप अपना रिसर्च प्लान डेवलप करते हैं, देन आप राइटिंग की तरफ जाते हैं, आप अपनी फील्ड में जाते हैं और जाके उसके अकॉर्डिंग उस रिसर्च प्लान को स्टेप बाय स्टेप सिस्टमेटिकली फॉलो करते हैं, और तभी आप इन अप्रोप्रिएटनेस से बच सकते हैं। लेकिन जब आपके स्टैटिस्टिकल मेथड इनवैलिड होंगे, आपको पता ही नहीं होगा कि हमने कौन से स्टैटिस्टिकल मेथड यूज करने हैं, आपने डाटा कलेक्ट कर लिया है, अब आपने उस डाटा पे अनोवा लगाना है, लेकिन आप क्या लगा रहे हैं? आप टी टेस्ट लगा रहे हैं, आप का स्क्वायर अप्लाई कर रहे हैं, आप डिफरेंट टाइप ऑफ अदर स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर्स को यूज कर रहे हैं, और करेक्ट रिजल्ट या करेक्ट स्टैटिस्टिकल मेथड को यूज नहीं कर रहे, तो इट मीन्स कि आपके रिजल्ट्स सफर करेंगे। फिर एथिकल इश्यूज होते हैं, आपने एथिकल कंसिडरेशंस को लुक ओवरलुक कर दिया है, आपने उसको देखा ही नहीं। क्वांटिटेटिव स्टडीज में कुछ एथिकल गाइडलाइंस होती हैं जो फॉलो करनी पड़ती हैं। सपोज आपने राइटर से, जो आपका रिस्पोंडेंट है, आपने उससे इन्फॉर्म कंसेंट नहीं लिया, आपने उससे ऐसे ही क्वेश्चन फिल आउट करवा लिया है, और बाद में जी आप उसकी जो पर्सनल, डेफिनेटली आप क्वांटिटेटिव रिसर्च में पर्सनल इंफॉर्मेशन ले रहे होते हैं, आप उसका नेम लेते हैं, आप उसकी एजुकेशन, इनकम, रिलीजन, इवन अर्बन रूरल एरिया या फिर सिटी तक यूज कर ली। रिस्पोंडेंट को इन्फॉर्मेशन देना होता है, उसको प्रायर इन्फॉर्म करना होता है कि हम आपका ये डाटा जो आपसे ले रहे हैं इस पर्पज के लिए यूज, फर्स्ट असाइनमेंट के लिए यूज करेंगे, उसके बाद ये डाटा हमारे किसी काम का नहीं, हम इसको वेस्ट कर देंगे, ये डाटा आपका और कहीं पे यूज नहीं होगा। तो उसको प्रॉपर कॉन्फिडेंस में लेना होता है, और पोटेंशियल हार्म है उसके बारे में आपने रिस्पोंडेंट को नहीं बताया, तो इट मीन्स आपके रिसर्च में एथिकल इश्यूज प्रेजेंट हो रहे हैं। नो, पैनल डाटा में अगर कुछ भी मिसिंग होगा तो रिजल्ट्स कभी भी एक्यूरेट नहीं आएंगे सना। अच्छा, अब मनाहिल, आपका क्वेश्चन है कि ओरिजिनलिटी की एलिमेंट है रिसर्च का, ठीक है, लेकिन ओरिजिनलिटी कहाँ से आती है? आपके परसेप्शन ओपिनियन से, यू आर राइट। और रिसर्च बाइस भी होती है, लेकिन उस बाइस को कैसे मिनिमाइज करना है, ये एक रिसर्चर का ही काम है। ठीक है, डेफिनेटली रिसर्च में बाइस प्रेजेंट होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ बाइसेस प्रेजेंट होते हैं उसमें। रिसर्चर बाइस है, पब्लिकेशन बाइस है, कंफर्मेशन बाइस, मेजरमेंट बाइस, सिलेक्शन बाइस। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ बाइसेस जो हैं एक रिसर्च में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन इसको मिनिमाइज करना एक रिसर्चर की एबिलिटी और एक रिसर्चर की जो स्किल्स है ना उस पर डिपेंड करता है कि वो किस तरह से इन डिफरेंट टाइप ऑफ जो बाइसेस हैं उनको मिनिमाइज करता है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल जो सिलेक्शन बाइस है उसको आप रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक्स के थ्रू जो है वो मिटिगेट कर सकते हैं। ठीक है, आप सिंपल रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक्स को यूज करेंगे, डिफरेंट रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक्स को यूज, स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग है, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग है, तो उसको यूज करते हुए आप हर रिस्पोंडेंट को इक्वल चांस दें कि वो स्टडी में इंक्लूड हो सके। तो उस तरह से आप सिलेक्शन बाइस को मिनिमाइज कर सकते हैं, मिटिगेट कर सकते हैं। सेकंड वन इज मेजरमेंट बाइस। अब ये जो बाइस है ये डाटा कलेक्शन के वक्त राइज होता है कि आपके डाटा कलेक्शन मेथड जो हैं वो फ्लॉड हैं, इनएक्यूरेट रिजल्ट्स की तरफ लीड कर सकते हैं। सपोज आपने सर्वे किया है और
सर्वे करते हुए पार्टिसिपेंट्स को इस वे में इफेक्ट किया है कि वो आपके क्वेश्चंस को सर्टेन वे में आंसर करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, आपका जो अपना इफेक्ट है, या आपने अपना ऐसा इंस्ट्रूमेंट यूज किया है कि वो पार्टिसिपेंट उसको सर्टेन वे में, मतलब एक ही वे में उसको आंसर किए जा रहे हैं। आपने सपोज जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है कि हम लाइकर्ट स्केल को यूज करते हैं मेजरमेंट करते हुए। ठीक है, मोस्टली क्वांटिटेटिव रिसर्चेज में जब मेजरमेंट करते हैं तो लाइकर्ट स्केल यूज करते हैं। अब लाइकर्ट स्केल जो है डिफरेंट टाइप के होते हैं, 3 पॉइंट लाइकर्ट स्केल भी होता है, 4, 5। अब मोस्टली जो क्वांटिटेटिव रिसर्चेज हैं उसमें 5 पॉइंट लाइकर्ट स्केल यूज होता है। तो 5 पॉइंट लाइकर्ट स्केल में एक ऑप्शन होता है न्यूट्रल का। अब जो न्यूट्रल का ऑप्शन है ना, वो पार्टिसिपेंट को सर्टेन वे में आंसर करने पे मजबूर कर देता है। तो हम उस मेजरमेंट बाइस को टैकल करने के लिए क्या करते हैं कि उस न्यूट्रल को वहां से निकाल देते हैं। वो जो न्यूट्रल का ऑप्शन है या जो नेवर का ऑप्शन है, इस तरह के जो ऑप्शन है जो पार्टिसिपेंट्स को नेगेटिव रिस्पॉन्स देने पे मजबूर करें, तो उसको वहां से निकाल के वैलिडेट और रिलायबल इंस्ट्रूमेंट स्टैंडर्डाइज डाटा कलेक्शन प्रोसीजर के साथ हम उसको कंटिन्यू करते हैं। और फिर मेजरमेंट बाइस को इस तरह से भी टैकल किया जा सकता है कि पायलट टेस्टिंग की जाए। किसी भी इंस्ट्रूमेंट को वाइड लेवल पे, मैस लेवल पे यूज करने से पहले उसको बहुत, आपका जो सैंपल है कंसर्न, उसको पहले पायलट टेस्ट कर लिया जाए उस इंस्ट्रूमेंट को, आई करेक्ट इंफॉर्मेशन दे रहा है या नहीं दे रहा। तो अगर इस तरह से इसको लेकर चला जाए तो डेफिनेटली मेजरमेंट बाइस कम हो सकता है। रिस्पॉन्स बाइस आ जाता है, पकड़ होता है जब पार्टिसिपेंट एक ही मैनर में रिस्पॉन्ड करना स्टार्ट कर देते हैं, ऐसे मैनर में जो सोशली एक्सेप्टेबल हो। सपोज आपने क्वेश्चन पूछा, सारे पार्टिसिपेंट कह रहे हैं यस एग्रीड, वी आर एग्रीड, वी आर एग्रीड, लेकिन क्योंकि वो सोशली डिजायरेबल बिहेवियर है और वो अनडिजायरेबल को रिपोर्ट नहीं करना चाह रहे, तो इसमें अब क्या है, आप क्वालिटेटिव स्टडी परफॉर्म करें, एनोनिमिटी को इन्हेंस करें, कॉन्फिडेंशियलिटी को इन्हेंस करें, क्वेश्चंस को इस तरह से डिजाइन करें कि सोशल डिजायरेबिलिटी इफेक्ट्स को मिनिमाइज किया जा सके, यानी वो जो डिजायर्ड बिहेवियर ऑफ रिस्पोंडेंट्स है उसको मिनिमाइज करते हुए रिस्पॉन्स बाइस को टैकल किया जाए। ठीक है, ये कुछ बाइसेस हैं जो मैंने आपको बताए हैं और इनको टैकल किया जाता है रिसर्च में, और इनको मिनिमाइज किया जा सकता है। ये किस चीज पे डिपेंड करता है, एक रिसर्चर की स्किल और उसकी एबिलिटीज पे डिपेंड करता है कि वो डिफरेंट टाइप ऑफ बाइसेस को किस तरह से मिनिमाइज करता है। Noor, yes, research methodology is same for all subjects, but its application is different from all subjects. मैंने स्क्रीन शेयर ऑफ कर दी है, इस वजह से आपको स्लाइड्स नजर नहीं आ रही। अच्छा, आपने कहा कि स्केल या फिर इंफॉर्मेशन या थ्योरी को किस तरह से आप ऐड ऑन कर सकते हैं और किस स्टेप पे। ठीक है, सबसे पहले आप जब अपनी प्रॉब्लम को डिफाइन कर रहे होते हैं, ठीक है, डेफिनेटली लिटरेचर सर्च करते हुए आप टाइप ऑफ थ्योरीज को भी लुक आफ्टर करना पड़ता है, डिफरेंट टाइप ऑफ थ्योरीज को देखना पड़ता है। अब उन थ्योरीज में से थ्योरी अगर तो आप इंडक्शन की तरफ जा, इंडक्शन जो है प्योरली क्वालिटेटिव टेक्निक है और इसमें रेट करते हैं अपने रिसर्चर्स के साथ, लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान में हम उस तरह से जो कंडक्ट रिसर्चेज होती हैं ये ऑलरेडी उनकी बेस पे कि बैक पे थ्योरी प्रेजेंट होती है, थ्योरी ऑलरेडी बनी हुई होती है, हम कोई न्यू थ्योरी जनरेट नहीं। तो वो जो डिडक्टिव रिसर्चेज होती हैं उनकी थ्योरीज सर्च आउट करने के लिए हम जब लिटरेचर सर्च करते हैं तभी हम थ्योरीज ढूंढ लेते हैं कि आइदर हमारी इस प्रॉब्लम को इस प्रॉब्लम को आंसर करने के लिए कौन सी थ्योरी हमें बैक सपोर्ट प्रोवाइड करेगी, हमारी बैकबोन होगी और हमारी क्वेश्चंस को आंसर कर। ठीक है, तो उस थ्योरी को लेकर फिर हम जहाँ पे हमने अपने ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन किए ना, ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन करने के बाद जब अगर हम रिपोर्ट राइटिंग में जाएं तो वहाँ पे एक ऑप्शन होता है थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क का। वो थ्योरेटिकल
फ्रेमवर्क थ्योरी लिटरेचर की विद प्रॉपर रेफरेंसेस जो है वो प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। मैंने आपका क्वेश्चन रिपीट कर सकती हूँ क्योंकि समझ नहीं आप क्या पूछना चाह रहे हैं। नाहिल। मैम इनाहिल ने अपना क्वेश्चन मेंशन किया है। जस्ट अ मिनट, एम आई ऑडिबल नाउ? यस। ओके। मनाइल, आपका क्वेश्चन है कि डू वी कंसीडर द चेंज इन ओपिनियन ऑफ सोसाइटी व्हाइल वी आर रिसर्च ऑन सोशल इशू? यस, इट इज इम्पोर्टेंट टू कंसीडर चेंजेस इन सोसाइटल ओपिनियन। ठीक है, आप जब भी किसी सोशल इश्यू पर रिसर्च कर रहे होते हैं तो डेफिनेटली डेफिनेटली आपने सोसाइटल ओपिनियंस को वे करना होता है। आपने सोसाइटल ओपिनियंस को चेक करना होता है कि आइदर आपके सोसाइटी में उस रिसर्च सॉरी सोशल इशू या उस रिसर्च प्रॉब्लम पे कैसे ओपिनियन है, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। लेकिन ये भी सोशल इशू पेश कर रहे हैं तो ना सिर्फ सोशल ओपिनियन बल्कि आपकी लेफ्ट राइट के जो ओपिनियंस हैं, ओपिनियंस हैं, उनको भी आपने कंसीडर कर। क्योंकि साइटल ओपिनियन जो है ना वो डायनामिक होते हैं और सिग्निफिकेंटली आपकी रिसर्च पे, आपकी इंटरप्रिटेशन पे, आपकी एप्लीकेशन ऑफ रिसर्च फाइंडिंग्स पे। ठीक है, तो आपने जब भी ऐसे सोसाइटल इश्यूज पे रिसर्च करनी है तो आपने सबसे पहले उनकी रेलिवेंस देखनी है कि आइदर ये सोसाइटी के साथ रिलेट कर भी रहा है या नहीं कर रहा इशू। ने सबसे पहले बताया कि आप सपोज आप एक सोसाइटी में जा रहे हैं कि आप स्टार्ट कर दी, ठीक है, रिमोट वर्क पर रिसर्च करना स्टार्ट कर दी, लेकिन आपकी सोसाइटी में वो इशू, वो प्रॉब्लम एग्जिस्ट ही नहीं करती, वो रेलिवेंट ही नहीं है, तो आप डेफिनेटली उस पर रिसर्च कर सकते। देन इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट्स जो हैं वो भी बहुत मैटर करते हैं। आपकी सोसाइटल वैल्यूज, नॉर्म्स, बिलीव्स जो हैं वो किस तरह से आपकी रिसर्च फाइंडिंग्स पे इफेक्ट होंगे इंटरप्रेट करने में, या उसको एक्सेप्ट, आपकी इंटरप्रिटेशन को एक्सेप्ट करने में वो किस तरह से इफेक्ट करेंगे, तो उनको भी आपने ध्यान में रखना है। डेफिनेटली सोसाइटल बिलीफ्स जो हैं वो टाइम टू टाइम